नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पूर्व आईएएस शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय क्रियान्वयन समिति का गठन किया है, जिसे राज्यपाल ने स्वीकृति दी है। बता दें कि यह समिति यूसीसी लागू करने से संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों व कर्मियों के प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, पोर्टल आदि में मार्गदर्शन और परामर्श सहायता देगी। समिति में दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़, अपर पुलिस महानिदेशक अमित सिन्हा और स्थानीय आयुक्त अजय मिश्रा शामिल रहे। ऋषिकेश एम्स में भर्ती अल्मोड़ा बस हादसे के घायलों का हाल जानने के लिए सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत एम्स पहुंचे हैं। यहां उन्होंने घायलों से बातचीत की और उनके हो रहे इलाज के बारे में फीडबैक लिया है। वहीं डॉक्टर से भी सांसद ने बातचीत कर घायलों के इलाज में किसी भी प्रकार की कमी नहीं करने के निर्देश दिए। बता दें कि सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना मां गंगा से की है। उन्होंने बताया कि मिले फीडबैक के मुताबिक सभी घायलों का बेहतर इलाज एम्स में चल रहा है। वहीं सरकार पीड़ित लोगों की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। इस मौके पर निवर्तमान मेयर अनीता ममगाई भी मौजूद रही। सल्ट में युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल उत्तराखंड के तत्वाधान में विकास खंड सल्ट में ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ 2024 का आयोजन राजकीय इंटर कॉलेज देवायल के भव्य खेल मैदान में संपन्न हुआ, जिसमें अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 20 में दूसरे दिन कबड्डी और खो खो की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। वहीं नोडल अधिकारी खेल महाकुंभ दिनेश चंद्र फुलेरिया, कार्यक्रम संयोजक मोहन सिंह रावत, डॉक्टर अनुराधा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ किया। बता दें कि कार्यक्रम का संचालन सुंदर कुंवर और रश्मि प्रताप ने किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश संबंधित विभाग को बहुत पहले दे दिए गए थे, लेकिन लोक निर्माण विभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेशों का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहा। भतरौज खान से भिकिया सैन तक सड़कों में हर जगह गड्ढे बने हुए हैं। वहीं इस मार्ग से रोज सैकड़ों वाहन गुजरते हैं। ये मार्ग ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसेन सहित बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। फिर भी इसकी हालात ठीक नहीं है। गाड़ियों को आने जाने में काफी दिक्कत होती है, लेकिन सड़क बदहाली के कारण वाहन चालक स्थानीय ग्रामीणों को जान हथेली पर रखकर सफर करना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों के मुताबिक अधिकारी सीएम तक के आदेशों का पालन नहीं कर रहे। ये विभागीय लापरवाही है, जिसमें विभाग ने एक किस्म से कह लीजिए जो है खोखले वादे किए हैं। लोक निर्माण विभाग रानीखेत की ये सड़क है भतरौज खान में, जो पूरे भतरौज खान से लेके भिकियासैन वाली रोड है, और उसमें आप गड्ढे देख सकते हैं इस तरीके से हैं कि लोक निर्माण विभाग को कई प्रकार से शिकायतें मुख्यमंत्री पोर्टल पे लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को फ़ोन पे, लिखित में, व्हाट्सएप पे शिकायतें कर दी गई हैं कि ये गड्ढे जो हैं अभी भी भरे नहीं गए हैं। इससे गाड़ियों को चलने में, आवाजाही करने में लोगों को कई प्रकार की परेशानियां जो है यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। लेकिन लोक निर्माण विभाग अपनी कमीशन खोरी के चलते इस पूरे माननीय मुख्यमंत्री जी के गड्ढा मुक्त अभियान वाला जो सपना है उस पर दुश्वारियां लगा रहा है, उस पर बट्टा लगाने का काम कर रहा है। ना ही विभागीय कर्मचारी किसी आम आदमी की सुन रहा है आज के दिन, ना ही उन्हें गड्ढा मुक्त अभियान से कोई लेना देना है। वो इस रोड से जाते हैं, इस सड़क के इन गड्ढों के छींटे, इन गड्ढों के धक्के भी सहने को तैयार हैं, लेकिन गड्ढा मुक्त अभियान से जुड़ने को, कहीं से कहीं तक जुड़ने को तैयार नहीं है। उत्तराखंड राज्य अपनी स्थापना के 25वें साल यानी रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर गया है। वहीं राज्य स्थापना दिवस के उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी किया है। प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देने के साथ ही
उन्होंने 9 नवंबर को 9 आग्रह किए, जिसमें 5 आग्रह उत्तराखंड के लोगों से और 4 आग्रह पर्यटकों से की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उत्तराखंड जिस सपने के साथ बना उसे साकार किया जा रहा है। मैंने बाबा केदारनाथ के चरणों में बैठकर कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है। मेरा ये विश्वास अडिग है और सरकार इसे साकार कर रही है। आज मैं आपसे और उत्तराखंड आने वाले यात्रियों श्रद्धालुओं से 9 आग्रह करना चाहता हूं। 5 आग्रह उत्तराखंड के लोगों से और 4 आग्रह यात्रियों श्रद्धालुओं से। साथियों, आपकी बोलियां काफी समृद्ध है। गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, ऐसी बोलियों का संरक्षण बहुत जरूरी है। मेरा पहला आग्रह है कि उत्तराखंड के लोग अपनी आने वाली पीढ़ियों को जरूर ये बोलियां सिखाएं। ये बोलियां उत्तराखंड की पहचान को मजबूत बनाने के लिए भी जरूरी है। देवभूमि के लोग प्रकृति और पर्यावरण के कितने बड़े प्रेमी होती है, ये पूरा देश जानता है। उत्तराखंड तो गौरा देवी की भूमि है और यहां हर महिला मां नंदा का रूप है। बहुत आवश्यक है कि हम प्रकृति की रक्षा करें। इसलिए मेरा दूसरा आग्रह है, एक पेड़ मां के नाम। हर किसी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। आजकल आप देख रहे हैं, देश भर में ये अभियान तेज गति से चल रहा है। उत्तराखंड भी इस दिशा में जितनी तेजी से काम करेगा, उतना ही हम क्लाइमेट चेंज की चुनौती से लड़ पाएंगे। उत्तराखंड में तो नौलों धारों की पूजा की परंपरा है। आप सभी नदी नौलों का संरक्षण करें। पानी की स्वच्छता को बढ़ाने वाले अभियानों को गति दें। ये मेरा आपसे तीसरा आग्रह है। मेरा चौथा आग्रह है, अपनी जड़ों से जुड़े रहें। अपने गांव लगातार जाएं और रिटायरमेंट के बाद तो जरूर अपने गांवों में जाएं। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर धामी सरकार ने उत्तराखंड की जनता को समान नागरिक संहिता की सौगात देने का वादा किया, पर उत्तराखंड में भेड़िया आया की कहावत चरित्र हो रही है। यह कहना है उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी का। गरिमा ने राज्य की धामी सरकार पर राज्य की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। दसौनी ने कहा कि पिछले 2 सालों से धामी सरकार और राज्य का भाजपा संगठन लगातार यूसीसी की बात कर रहा है और लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री धामी यूसीसी लाने वाले पहले राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपना झूठा प्रचार भी करके आ चुके हैं। पर राज्य स्थापना दिवस पर यूसीसी की सौगात उत्तराखंड को देने की बात कहकर एक बार सरकार ने फिर अपने कदम पीछे खींच लिए। यूसीसी की स्थिति उत्तराखंड राज्य में भेड़िया आया जैसी हो गई है, इसलिए क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार राज्य सरकार राज्यवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए ये कह रही है कि यूसीसी राज्य स्थापना दिवस के दिन, यानी कि जब हम रजत जयंती मना रहे होंगे, 25वें साल में प्रवेश करेंगे स्थापना दिवस के, उस दिन सौगात दी जाएगी। और आज उत्तराखंड देवभूमि का स्थापना दिवस है, लेकिन यूसीसी लागू नहीं की जा सकी। इसका कारण तो सरकार को ही पता होगा, लेकिन जो कारण हमारे समझ में आ रहा है वो ये कि केदारनाथ उपचुनाव हैं और
वहां अपनी हार सुनिश्चित देखकर, उस हार के मार्जिन को डबल होता हुआ देखकर अपने कदम शायद धामी सरकार ने पीछे खींच लिए हैं। ऐसे में यूसीसी लगातार खोदा पहाड़ और निकली चुहिया जैसा होता चला जा रहा है। लोकसभा चुनाव में प्रांत दर प्रांत अपने आप को पहला राज्य यूसीसी लाने वाला और ऐसे राज्य का पहला मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप का झूठा प्रचार मुख्यमंत्री धामी खूब करके आ चुके हैं। अब ऐसे में मैं राज्य सरकार को चुनौती देना चाहती हूं, यदि है हिम्मत तो केदारनाथ उपचुनाव से पहले यूसीसी लागू करके दिखाइए। यह आपको भी पता चल चुका है कि आपके हिंदुत्व कार्ड पर अब आप ज्यादा दिन राजनीति नहीं कर पाएंगे। आपने लगातार प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश करी, कभी लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद, कभी थूक जिहाद, तो कभी धर्मांतरण कानून के जरिए, लेकिन वो कार्ड आपका ज्यादा चल नहीं पाया और पहले दिन से यूसीसी का कोई अंडर करंट उत्तराखंड में था ही नहीं। आप ये खुद महसूस कर रहे थे। ऐसे में जो यूसीसी की समिति और समिति के सदस्यों की बैठकों के लिए, उनकी तनख्वाह के लिए जो करोड़ों रुपया आपने राज्य का बर्बाद किया है, उसके लिए आपको राज्यवासियों से माफी मांगनी चाहिए। उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवासी की मांग को लेकर हरिद्वार की सड़कों पर रविवार को जन सैलाब दिखाई दिया। बता दें कि स्वाभिमान रैली के माध्यम से सैकड़ों लोगों ने ऋषिकुल से लेकर हर की पौड़ी तक पैदल मार्च निकाला। वहीं स्वाभिमान रैली के संयोजक मोहित डिमरे ने बताया कि उनकी मांग ठोस भू कानून के साथ साथ 1950 के आधार पर मूल निवास की है, जिसको लेकर राज्य के हर जिले में अलग जगाने का काम कर रहे हैं, जिसके तहत हरिद्वार में स्वाभिमान रैली का आयोजन किया गया। पूरी रैली निकाली आज। देखिए, मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति पूरे प्रदेश भर में मजबूत भू कानून और मूल निवास 1950 को लेकर संघर्ष कर रही है। और हरिद्वार जो हमारी आध्यात्मिक सांस्कृतिक धर्म नगरी है, यहाँ रैली का अलग ही महत्व है। यहाँ हमारे जो अन्न उत्पादक हमारे किसान हैं, अन्नदाता है, उनकी भी अपनी समस्या है, उनकी भी जो खेती किसानी का है एक बड़ा संकट उनके सामने है। हमारे व्यापारी भाइयों के सामने तमाम तरह का संकट है, कॉरिडोर की वजह से उनके व्यापारिक हित प्रभावित हो रहे हैं। जमीनें चाहे मैदानी क्षेत्र में हो, पहाड़ी क्षेत्र में हो, लगातार एक माफिया, एक ऐसा गठजोड़ बन चुका है, उसके चलते जमीनें खत्म हो रही है, हमारे लोग भूमिहीन हो रहे हैं और नौकर और चौकीदार बनने के लिए मजबूर होते जो बाहर से यहाँ रिजॉर्ट और यहाँ बड़े बड़े होटल बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लोग इस राज्य में मालिक की हैसियत में रहें, भूमि नहीं होने चाहिए, हमारे बच्चों को नौकरियां मिलनी चाहिए। बाहर के लोग फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं, बैकडोर से एंट्री कर रहे हैं, आउटसोर्स से एंट्री कर रहे हैं और नीचे से क्या है। देखिए, मूल निवास भू कानून जो हमारे उत्तराखंड की लड़ाई है, इसको लड़ने के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए। स्वराज सेवा दल इसका पुरजोर समर्थन करता है और इस प्रदेश में मूल निवास और भू कानून लेकर है, इसे लेकर हर की पैड़ी तक। देखिए, इस प्रदेश में जो तमाम बाहर से लोग आकर के ये हमारी जमीनें खरीद रहे हैं और तमाम जो धांधली हो रही है, तमाम लोग फर्जी दस्तावेज बना करके हमारे उत्तराखंडियों की जमीनों को हड़प कर रहे हैं और यहाँ तमाम जो हमारे युवाओं की जो नौकरियां मारी जा रही हैं, इन तमाम बिंदुओं को दूर करने के लिए, हमारे प्रदेश को न्याय देने के लिए, जिस परिप्रेक्ष्य से प्रदेश बना था, उसकी लड़ाई को लड़ने के लिए हम दोबारा से मैदान में आ चुके हैं। क्या चाहते हैं? मूल निवास की बात कर रहे हैं, कब से चाहते हैं? मूल निवास सन 1950 से संबंधी कानून जो है, देखिए आप देख रहे हैं तमाम आज सहारनपुर और तमाम अन्य जगह से लोग फर्जी दस्तावेजों को लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं, जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। इसके लिए तमाम जो है, जो हमारे भू कानून है, वो अगर सही ढंग से लागू होगा हिमाचल के तर्ज पर, तो निश्चित तौर से हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा और बाहर से भी जो प्रदेश के लोग आए हैं, जो यहाँ पर बड़े व्यापार नहीं कर सकते, उन लोगों को भी अच्छे ढंग से रोजगार मिलेगा और तमाम जो उनकी तनख्वाह है वो प्रॉपर उनको मिलेगी। वक्तों के एक छोटे से ब्रेक का फौरन लौटेंगे, आप बने रहे एनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। बीते 4 नवंबर 2024 को अल्मोड़ा के मार्चला में हुई बस दुर्घटना को लेकर पूरा उत्तराखंड स्तंभ है।
जिसमें लगभग 38 लोगों की मौत हो गई थी, जिसको लेकर सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी इस घटना को लेकर काफी चिंतित नजर आए और उन्होंने प्रदेशवासियों से 25वें राज्य स्थापना दिवस राज्य में सादगीपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। इसी के साथ ही पूरे उत्तराखंड में श्रद्धांजलि अर्पित करने का सिलसिला आज भी जारी है। इसी क्रम में आज काशीपुर मीडिया सेंटर के नेतृत्व में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासनिक अमूला उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह समेत कोतवाली के उप निरीक्षक मौजूद रहे। उनकी उपस्थिति में काशीपुर मीडिया सेंटर के समस्त पदाधिकारी और मेंबरों ने मीडिया सेंटर के सभागार में मार्चुला में बस दुर्घटना में मृत हुए 38 लोगों को मोमबत्ती जलाकर सच्ची श्रद्धांजलि दी। राज्य स्थापना दिवस पर जो कार्यक्रम हमारे सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सादगी से मनाने और जो अन्य कार्यक्रम भी थे, रंगारंग कार्यक्रम, सभी रद्द कर दिए गए। इसका जो मीडिया ने, उत्तराखंड की जो मीडिया है और जनता है, उन्होंने बहुत सराहना की है, क्योंकि ये इतना बड़ा हादसा है, 38 लोगों की मृत्यु हुई है और कितने परिवार हैं जिन्होंने इस क्षति को झेलने की प्रभु जो है उनको शक्ति प्रदान करे, श्री चरणों में स्थान दे। इसी के अंतर्गत काशीपुर मीडिया सेंटर ने आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, क्योंकि हमारे प्रदेश के लिए ये बहुत बड़ी सड़क दुर्घटना है, इतने लोगों की मृत्यु हुई है और राज्य स्थापना दिवस पे जो ये कार्यक्रम सारे रद्द हुए हैं, इन सब को लेकर हमने एक श्रद्धांजलि सभा रखी है, ताकि प्रभु जो है वो श्री चरणों में स्थान दे और सभी जो हमारे उत्तराखंड के मीडिया कर्मी हैं वो लोग भी अन्य स्थानों पर ये कार्यक्रम, इस तरीके की श्रद्धांजलि सभा जो है वो रख रहे हैं। हमारे द्वारा भी ये श्रद्धांजलि सभा जो है वो रखी गई, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों ने और काशीपुर मीडिया के जो सभी पत्रकार भाई हैं, सभी लोगों की मौजूदगी में ये श्रद्धांजलि सभा रखी गई। और प्रदेशवासियों को भी हम लोग यही कहेंगे कि आप अपने घर पे बैठ के या अपने किसी भी स्थान पर आप एक मोमबत्ती जलाकर और ये श्रद्धांजलि दीजिए, क्योंकि ये हमारे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी घटना है। प्रभु इन लोगों को श्री चरणों में स्थान दे, ऐसे ही हम कामना करते हैं प्रभु से। धन्यवाद। मैं काशीपुर मीडिया सेंटर का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मरचुला में हुई दुर्घटना के लिए एक सकारात्मक और एक संवेदनशील प्रयास किया। मैं अपनी व्यक्तिगत रूप से उन सभी लोगों को आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और ईश्वर से ये दुआ करता हूं कि उनके घर परिवार को शक्ति प्रदान करे और उनकी आत्मा को शांति दे। ये दुर्घटना वास्तव में मानवीय स्तर पर बहुत ही क्षति पहुंचाने वाली दुर्घटना है। भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, इसके लिए शासन और प्रशासन को अपने स्तर पर भी प्रयास करना चाहिए। मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं डॉक्टर विनय भार्गव और डीएफओ तराई पूर्वी वन विभाग हल्द्वानी हिमांशु बांगरी ने खटीमा दौरे पर पहुंचकर सीमांत वन क्षेत्रों का दौरा किया। वहीं इस मौके पर दोनों अधिकारी वन अतिथि गृह सभागार खटीमा में स्थानीय पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि अतिवृष्टि काल में सुरईत और खटीमा रेंज में गिरे पेड़ों का भौतिक निरीक्षण कर गणना की जा रही है, जिनके कटान के लिए निगम को जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके साथ ही डीएफओ तराई पूर्वी हिमांशु बांगरी ने बताया कि आज से खटीमा की तीनों वन रेंजों में शीतकाल में मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम के लिए 30 दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन विभिन्न संभावित मानव वन्य जीव संघर्ष वाले क्षेत्रों में किया जाएगा, जिसमें ग्रामीणों के साथ वन कर्मियों द्वारा बैठक कर उन्हें मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम के लिए जागरूक किया जाएगा। क्या आप देना चाहते हैं? जी, जो बरसात के मौसम में अतिवृष्टि हुई थी, उससे हमारे जंगल के कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर भारी संख्या में पेड़ गिर गए थे। तो हमारी जो कार्य योजना होती है उसके अनुसार ऐसे पेड़ों को चिन्हित करके उनका निरीक्षण किया जाना होता है। उसके उपरांत इसे वन निगम को पातन के लिए दिया जाता है। इसी के क्रम में आज इंस्पेक्शन किया गया ऐसे क्षेत्रों का और अब इन पेड़ों को निगम को दिया जाएगा। निगम इनको काट के अपने डिपो पे लेके जाएगा। अभी जैसे ठंड का शीतकाल चालू हो रहा है, तो ऐसे पाया गया है कि शीतकाल में मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं में विगत वर्षों में वृद्धि हुई है। तो उसके दृष्टिगत सोमवार से एक 30 दिन की कार्यशाला संपूर्ण खटीमा क्षेत्र में कराई जा रही है, जिसमें कि जो संवेदनशील गांव हैं इस क्षेत्र के, जहां पर पूर्व में घटनाएं हो चुकी हैं या बाघ वहां लगातार दिखता है,
तो वैसे क्षेत्रों में ग्रामीणों के साथ बैठ के उनको मानव वन्यजीव संघर्ष से कैसे बचा जाए उससे अवेयर करवाया जाएगा, उनसे वार्ता की जाएगी। साथ ही जो स्कूली बच्चे हैं उनसे भी स्कूलों में जाके भी उनको इसके बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे घटनाओं से बचा जा सकता है। और इससे आशा है कि आने वाले समय में जो घटनाएं होती हैं कोई भी घटना नहीं होगी और इसमें मानव के लिए और जानवर के लिए अच्छा माहौल रहेगा। उत्तराखंड में आगामी नगर निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसरत तेज कर दी है, जिसको लेकर अंबेडकर नगर वार्ड 1 स्थित अंबेडकर पार्क में एक बैठक आयोजित की, जिसमें प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया गया। इस दौरान चेयरमैन पद के लिए 13 नेताओं ने दावेदारी की। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस जिला प्रभारी गोविंद सिंह कुंजवाल की अध्यक्षता में यहां बैठक हुई। इसमें निकाय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को लेकर मंथन किया गया। वहीं 13 लोगों ने अपनी उपलब्धियों के साथ दावेदारी पेश की। बता दें कि आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के नैनीताल जनपद के निकाय चुनाव प्रभारी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने लाल कुआं पहुंचकर संभावित दावेदारों से राय शुमारी करने के साथ साथ जहां संगठन में आस्थावान व्यक्ति को ही टिकट देने का ऐलान किया, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी को मिलजुल कर चुनाव लड़ने का आह्वान भी किया। देखिए, निकट भविष्य में कभी भी चुनाव हो सकते हैं। यद्यपि अभी सरकार चुनाव से डर रही है, उसने आरक्षण घोषित किया है और ने चुनाव की सही डेट तय की है, लेकिन फिर भी हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि कांग्रेस की मजबूती के लिए प्रत्याशियों का चयन हो और प्रत्याशी अपने अपने नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में काम करना शुरू करें। उस दृष्टि से हमने मीटिंग लेना शुरू किया है और इस लाल कुआं नगर पंचायत में मैं समझता हूँ सब पदों पर लगा करके 13 प्रत्याशी मैदान में आए हैं, जिनमें सामान्य पुरुष 5 हैं, महिला 2 हैं और ओबीसी पुरुष 3 हैं और महिला 1 है और एससी पुरुष भी हैं और एससी महिला का भी नाम नहीं आया है, आ जाएगा बाद में। तो इस तरह का एक ग्रुप यहाँ आए हैं और मेरा ये कहना है कि इस समय जो कार्य प्रणाली भारतीय जनता पार्टी की चल रही है देश और प्रदेश में, उसको देख करके और जितने अभी मैं केवल रामनगर हमारा छोटा है, बाकी को हमने पूरा कर लिया है। इन नगर पंचायतों, नगर पालिका, नगर निगमों में जो मैंने माहौल देखा है, तो कार्यकर्ता उत्साहित हैं, उससे निश्चित रूप से ये लग रहा है कि इसमें कांग्रेस मजबूती के साथ आएगी। हमारे अध्यक्ष भी बनेंगे, हमारे सभासद भी बनेंगे और इन निकायों में जो है कांग्रेस का परचम लहराएगा। हाँ, सभासद को भी लड़ाया जाएगा। अगर सभासद टिकट मांगेगा, पैसा पार्टी का सिंबल मांगेगा, उसको सिंबल दिया जाएगा। जो बिना सिंबल के लड़ना चाहेगा कांग्रेसी है, उसको वैसे भी लड़ाएंगे। पिछली बार ऐसा नहीं होगा। इस बार कोई कैंडिडेट मिला नहीं होगा तो उनको ले लिया, लेकिन लेने के बाद उन्हें धोखा दे दिया, वो अलग बात है। लेकिन इस बार विशुद्ध रूप से जो कांग्रेसी पृष्ठभूमि का व्यक्ति होगा उसी को हम टिकट दिलाने की कोशिश करेंगे। ऐसे धोखेबाजों के नेताओं से भी मैं संपर्क रख करके उनसे भी लिस्ट दिखा करके उनकी भी कोशिश करूंगा कि वो अपनी राय दें मुझे। साथ में जितने हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, छोटे कार्यकर्ता हैं, उनसे भी पूछेंगे। जो मेरे संपर्क के रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी हैं, उनसे भी हम व्यक्तिगत फोन से उससे संपर्क करेंगे। आम जनता से भी हम पूछने का प्रयास करेंगे। मेरा ये कार्य होगा कि निष्पक्ष रूप से जिताऊ कैंडिडेट को हम आगे बढ़ा सकें और उसको जिता सकें और इसमें कोई किसी किस्म का पक्षपात नहीं चलेगा, न किसी की सिफारिश चलेगी। निश्चित रूप से जो एक रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर ही हम उस कैंडिडेट को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा माननीय गोविंद सिंह कुंजवाल जी को हमारे जिले का प्रभारी बनाया गया है निकाय चुनाव के मद्देनजर, और हम लोग लगातार पिछले 4-5 दिनों से सभी नगर पालिकाएँ जो हमारे जिले पे के आती हैं, चाहे वो नैनीताल नगर पालिका से हमने शुरू किया, फिर भवाली में गए, फिर हम। और फिलहाल के लिए इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें NB न्यूज़। नमस्कार।